वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। हम चर्चा कर रहे थे बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स के पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में, जिसकी यूनिट नंबर लेके चल रहे थे फर्स्ट। तो हम चर्चा कर रहे हैं 2.A चैप्टर के बारे में, और 2.A चैप्टर के हमने 6 या 7 एग्जाम्पल तक सॉल्व कर लिए थे। आज अपन लेके चल रहे हैं 8वां एग्जाम्पल। मैंने पहले से बोर्ड पे लिख दिया 8वां एग्जाम्पल, जिससे आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। समझिए, आप दिया है आर क्या है आपके पास, कोई परिमेय संख्याओं का समुच्चय तथा इसके किन्हीं दो सदस्य ए तथा बी और डॉट संक्रिया द्वारा निम्न प्रकार परिभाषित है। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। यहां जो सेट है वो क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, और यहां जो संक्रिया है वो कौन सी है, ओ डॉट है। और हमें किन किन नियमों का टेस्ट करना है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट्स और इनवर्स। 4 नियमों का टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा नियम लेके चलेंगे, कर्व विनिमय नियम लेके चलेंगे। तो देर का है उसके अकॉर्डिंग चलो। आप हमें नियमों का परीक्षण करना है। इस क्वेश्चन में ग्रुप वगैरह नहीं पूछ रहा, आपसे कंफ्यूज मत होना आप। तो पहला नियम है कर्व विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ नियम कैसे देखोगे आप, 2 एलिमेंट्स कहां से लेके चलोगे, ए और बी आर से। ए और बी कहां से लेके चलोगे आप, आर से। अब आपका टारगेट है एक तो ए और डॉट बी की वैल्यू निकालना, और इसको किसके बराबर सिद्ध करना। अरे कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए, बी स्टार ए। अब एलिमेंट्स तो सेट यहां आर है। आर क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याएं सभी को पता है कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन के रूप में लिखा जा सके, वो वाली। जहां पी क्यू कहां से लेते हो, जेड से। क्यों क्या होता है, डज नॉट इक्वल 0। तो सभी को मैंने पहली क्लास में समझा दिया था इनके बारे में, तो मैं इनके बारे में अब ज्यादा नहीं समझा रहा। अब सेट आर है तो 2 एलिमेंट्स कहां से लोगे, आर से। स्टार की जगह बाइनरी ऑपरेशन यहां क्या है, ओ डॉट है, ओ डॉट लिख दिया। यहां ओ डॉट है, कोई गुणा वगैरह नहीं है, कोई प्लस वगैरह नहीं है। ओ डॉट है वो किस प्रकार डिफाइंड है कि कोई भी 2 एलिमेंट्स का ओ डॉट कैसे निकालोगे आप, एक बार उनको जोड़ो और माइनस उनका गुणा कर दो। आगे देखिए सभी प्यारे विद्यार्थी, या ए ओ डॉट बी की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं। ए प्लस बी को बताइए आप, मैं क्या लिख सकता हूं, बी प्लस ए लिख सकता हूं, और ए बी को क्या लिख सकता हूं, बी ए। चूंकि ए बी कहां से लेके चल रहे हो आप, आर से। ए बी कहां से लेके चल रहे हो आप, आर से। आर क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। हम जानते हैं कि कोई भी 2 परिमेय संख्याएं ले लो आप, चाहे ए में बी जोड़ो चाहे बी में ए जोड़ो, हमेशा उनकी वैल्यू इक्वल आती है। चाहे ए को बी से गुणा कराओ चाहे बी को ए से, उनकी वैल्यू क्या आती है, इक्वल आती है। लिख देना, ए बी आर से है तो ए बी इक्वल तो क्या होगा, बी ए, और a प्लस बी इक्वल क्या होगा, b प्लस ए। ये लिख सकते हो आप इनको। तो आप इनको ये लिखोगे, लिख देंगे, बात समझ में आ गई। यहीं से लिख दिया मैंने। ए बी आर से है तो ए बी इक्वल क्या लिख सकते हो आप, बी ए, और a प्लस बी इक्वल क्या लिख सकते हो आप, b प्लस ए। अब मेरे को ये बताइए इसको क्या लिख सकते हो आप। देखो नियम याद करो, जब a प्लस बी माइनस ए बी होता है तो a ओ डॉट बी। अब देखो वहां क्या है, b प्लस ए माइनस बी ए है, तो उसको क्या लिखोगे, b ओ डॉट ए लिख देना। अतः समुच्चय r के अवयव, r के अवयव ओ डॉट संक्रिया के लिए कर्व विनिमय नियम का पालन करते हैं। ये तो फर्स्ट नियम हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। स्टार की जगह ओ डॉट था, आपने ए ओ डॉट बी का मान किसके बराबर दिखा दिया, बी ओ डॉट ए। ओ डॉट ए इस प्रकार डिफाइंड था। देखिए आप सेकंड नियम देखिए। सेकंड नियम है एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम है आपके पास। साहचर्य नियम सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं। साहचर्य नियम क्या होता है वो समझो आप। कितने एलिमेंट्स लोगे सेट से आप, 3 एलिमेंट्स लोगे आपने। 3 एलिमेंट्स क्या ले लिए, ए बी सी, कहां से लिया आपने, आर से।
अब आपका टारगेट क्या है, एक बार तो ए और बी को ब्रैकेट में लेना है और सी को ब्रैकेट के बाहर, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दिखानी है आपको, आपका टारगेट एक ही है, एसोसिएटिव लो दिखाना है, तो आपको बी और सी को किसके अंदर दिखाना है, ब्रैकेट के अंदर। स्टार की जगह तो क्या है, ओ डॉट है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी फ्री माइंड सॉल्व कीजिए। ए ओ डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी माइनस ए बी, और ओ डॉट सी। कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ए ओ डॉट बी की वैल्यू मैंने रख दी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हो आप ये बताओ, नियम को समझो। ओ डॉट है ना यहाँ, वो क्या कह रहा है, ओ डॉट की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर रहे हो कि पहले दोनों को जोड़ो माइनस दोनों का गुणा करो। जैसे कोई आपको ये पूछ ले कि 3 ओ डॉट 4 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बताओगे, 3 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 4। पहले जोड़ोगे दोनों को और माइनस दोनों का गुणा कराओगे। तो यहां बताइए आप, अभी यहां देखो एक की जगह तो ये आ गया और बी की जगह क्या आ गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में ओ डॉट है। अब ओ डॉट की डेफिनेशन से एक बार तो इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इनको। तो इनको ऐड करोगी तो क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी और प्लस का सी, और माइनस फिर क्या करोगे आप, दोनों का गुणा, ए प्लस बी माइनस ए बी और सी। एक बार इनको ऐड करोगे और माइनस दोनों का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। अब यहां से दिमाग लगाइए सभी प्यारे विद्यार्थी, इसको भी सॉल्व कीजिए आप। ए प्लस बी प्लस सी, आप यहां से क्या लिख सकते हो, माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी सी। अभी समझाता हूं मैंने क्या लिखा है। देखो ए प्लस बी, मैंने इसको इधर लेके आया हूं, इसको आगे लेके आया हूं, तो कौन सा नियम लगाया मैंने देखो माइनस ए बी प्लस सी को क्या लिख दिया, सी माइनस ए बी, तो मैंने चेंज किया है। तो मैंने कौन सा नियम लगाया है यहां पर, आप बताइए कौन सा नियम लगाया, कम्यूटेटिव लॉ लगाया। तो कहने का अर्थ समुच्चय आर में योग तथा गुणा के क्रम विनिमय तथा साचार्य नियम से अरे आर क्या है बताइए आप, आर क्या है, आर परिमेय संख्याओं का समुच्चय। कोई भी आप परिमेय संख्या ले लो आप, उनमें हमेशा एक तो क्रम विनिमय नियम लगता है, योग के लिए भी और गुणा के लिए। अरे योग और गुणा के लिए उसमें साचार्य नियम भी लगता है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सिंपल गुणा किया है मैंने, ब्रैकेट वगैरह आप कैसे ही लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आर में योग और गुणा का क्रम विनिमय और साचार्य नियम लगता है। आपका टारगेट क्या था वो समझो, आपका टारगेट योग और गुणा के लिए साचार्य नियम प्रूव करना नहीं था, आपका टारगेट था ओ डॉट संक्रिया के लिए साचार्य नियम सिद्ध करना। तो अब आगे देखिए, आपने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, ब्रैकेट ए ओ डॉट बी ब्रैकेट क्लोज ओ डॉट सी की। अब आपको किसकी वैल्यू और फाइंड करनी है, आपको ए ओ डॉट फिर बी ओ डॉट सी, इन दोनों की वैल्यू क्या दिखानी है। तो एक काम करते हैं, अलग अलग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप, कैसे फाइंड करोगे समझो। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, बी ओ डॉट सी, अरे ओ डॉट क्या कह रहा है, दोनों को जोड़ो और माइनस दोनों का क्या करो, गुणा। दोबारा से ओ डॉट निकालोगे तो पहले दोनों को जोड़ो, बी प्लस सी माइनस बी सी, और प्लस माइनस दोनों का गुणा कर दो आप, तो ए बी प्लस सी माइनस ए बी सी, दोनों को जोड़ोगे ए बी प्लस सी माइनस बी सी, माइनस दोनों का क्या कर दोगे आप, गुणा कर दोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, मैं इसको पहले लिख रहा हूं माइनस ए बी, फिर मैं लिख रहा हूं माइनस बी सी, गुणा करूंगा तो माइनस का ए सी आएगा और प्लस का ए बी सी, वो ही लिख देना। समुच्चय आर में योग तथा गुणा के क्रम विनिमय तथा साचार्य नियम से, इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, सेकंड। अब मेरे को ये बताइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा,
ए ओ डॉट बी ओ डॉट सी इक्वल क्या होगा, ए ओ डॉट और बी ओ डॉट सी। कोई दिक्कत नहीं है, आप साचार्य नियम प्रूव करना है। स्टार की जगह ओ डॉट है तो एक बार ए बी ब्रैकेट में आएगा और एक बार बी सी ब्रैकेट में आएगा। एक बार इसके अलग से वैल्यू फाइंड कर लेना और इसके अलग से दोनों की वैल्यू देखो बराबर दिखा देना। फिर समीकरण 1 और 2 से दोनों को क्या लिख देना, बराबर। तो लिख देना इसलिए समुच्चय आर के अवयव, लिख देना इसलिए समुच्चय आर के अवयव या समुच्चय आर के अवयव ओ डॉट संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करते हैं, क्योंकि आपने सिद्ध कर दिया। थर्ड नियम देखो आपको पता था आपको 4 नियमों के बारे में चर्चा करनी थी। थर्ड नियम कौन सा है, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो हमें अब तत्समक अवयव नियम की चर्चा करनी है। नियम की थर्ड नियम क्या आपके पास, तत्समक अवयव का अस्तित्व। देखिए आप तत्समक अवयव का अस्तित्व, इस नियम में आपको क्या करना है, जैसे एक अवयव आप एक हाथ से लेके चलोगे आप आर से, माना बी क्या है, माना बी तत्समक अवयव हो, तो मैंने तत्समक अवयव क्या मान लिया, बी मान लिया। माना बी क्या है, तत्समक अवयव है। अब बी को किस में दिखाना है, अरे बी को किस में दिखाना, आपको बी को किस में दिखाना है, आर में दिखाना है, या बी की जगह आप ई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। माना ई तत्समक अवयव है तो तत्समक अवयव जी होता है तो जी में दिखाना पड़ता है, ई को। आर है तो आर में दिखाना पड़ेगा। देखो जब प्लस हो तो डायरेक्ट लिख दिया करो तत्समक अवयव 0, गुणा हो तो 1। लेकिन जब ये ओ डॉट वगैरह ओ प्लस आ जाए ना तो फिर मान के तत्समक अवयव सिद्ध करना पड़ता है। तो आपने तत्समक अवयव ई माना। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि मैंने परिभाषा क्या लिखाई थी कि ए स्टार ई बराबर क्या होता है, ए स्टार की जगह ओ डॉट, ई की जगह ई, और ए की जगह आप ए लेके चल रहे हो। अब ई तत्समक अवयव है तो इस नियम को फॉलो करेगा, ए स्टार ई बराबर ए वाले को स्टार की जगह यहाँ ओ डॉट है। अब आपका एक ही टारगेट है ई का मान निकालना। सब जानते हैं ओ डॉट की डेफिनेशन क्या कहती है, प्लस करो माइनस दोनों का गुणा करो। अभी यहां देखो ए से क्या होगा आपके पास, ए से ए क्या होगा आपके पास, कैंसिल होगा। और यहां से बताइए ई की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ए से कैंसिल हो गया, ई कॉमन लेंगे 1 माइनस ए इक्वल क्या आएगा, इक्वल आएगा 1 माइनस, या ई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखो या ए इक्वल 1 आएगा। अब क्योंकि ई इक्वल 0 है वो किस में है, आर में है, तो अतः तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा। समझो आप बातों को। अरे कोई सिंपल योग और गुणा तो था नहीं कि आप 0 और 1 लिख दोगे। यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या था, ओ डॉट। ऐसा बाइनरी ऑपरेशन आ जाए तो हमें पता नहीं है कि तत्समक अवयव क्या होगा, तो मान लिया करो आप। जैसे तो आपने तत्समक अवयव क्या माना, ई माना, तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको कि ए स्टार ई बराबर ए। स्टार की जगह यहाँ क्या है, ओ डॉट है, स्टार की जगह क्या है, ओ डॉट। अब ओ डॉट की डेफिनेशन आप जानते हैं, जोड़ेंगे माइनस दोनों का गुणा करेंगे, ए से कैंसिल होगा, ई कॉमन लेंगे 1 माइनस ए। अब देखो आपके पास कोई भी दो फैक्टर का गुणा 0 के बराबर है तो या तो ये 0 के बराबर होगा या 1 माइनस ए 0 के। 1 माइनस ए को 0 के बराबर लेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 1। हमें तो किसकी वैल्यू को आर में दिखाना है, तत्समक अवयव की वैल्यू को। ए का अपन क्या करेंगे, तो इक्वल कितना आ गया, 0, और 0 किसमें, आर में है। पिछली क्लासों को देखना, क्लास नंबर फर्स्ट को ही 0 क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। आर भी यहाँ क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब जो तत्समक अवयव आपने ई माना है उसकी वैल्यू 0 आ गई, वो आर में आ गई, तो तत्समक अवयव का क्या होगा आपके पास, अस्तित्व होगा। आगे देखो, देखो हम नियम नंबर 4 की बात कर रहे हैं। अब दे रखा है आपसे, क्या पूछ रहा था, चौथा नियम, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। ये पूछ रहा था आपसे कि किन सदस्यों का, तो लिख देना, आपको कोई दिक्कत नहीं प्रतिलोम वाली बात को। अब हमें क्या निकालना है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम निकालना है। हमें ये बताना है
कि किन सदस्यों का प्रतिलोम विद्यमान होगा और किन का प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। समझो, आपने एक स्वैच्छिक अवयव ले लिया, माना ए आर का कोई स्वैच्छिक अवयव है, यदि इसका प्रतिलोम विद्यमान हो गया तो आर के सभी अवयवों का क्या होगा आपके पास प्रतिलोम विद्यमान होगा। माना ए आर का कोई स्वैच्छिक अवयव है। अब बात को समझिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी, तो ए आर का कोई स्वैच्छिक अवयव है और ये भी मान लीजिए तथा ए का प्रतिलोम क्या है, आपने मान लिया बी है। ए का प्रतिलोम क्या है, बी है। अब यदि बी का मान आर में आ गया तो आप बोल देना कि ए के आर के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो ए का प्रतिलोम बी है, तो ए स्टार बी बराबर क्या होता है, याद आ रहा होगा आपको, ई का मान 0। स्टार ए स्टार बी बराबर ई लिखा था ना मैंने, स्टार की जगह तो ओ डॉट है और ई की जगह कितना आएगा आपके पास 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल 0। यहां से सॉल्व करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b माइनस ए बी इक्वल माइनस ए। यहां से माइनस को मान लो आप, ए बी माइनस बी इक्वल क्या आएगा आपके पास, ए बी माइनस बी इक्वल ए। यहां से b की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, a अपॉन a माइनस 1। बात समझ गए होंगे आप। कहने का अर्थ मैं ये बताना चाह रहा हूं, जैसे आपके पास जैसे a में 4 होता है तो 4 का प्रतिलोम कितना होगा। देखो यहाँ a का प्रतिलोम क्या है, a का आपने b माना है, b की वैल्यू क्या आई है, a अपॉन a माइनस 1। तो मेरे को समझाइए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 4 का प्रतिलोम कितना होगा ओ डॉट संक्रिया के लिए, तो 4 का यहाँ एक की जगह 4 रख दो, 4/3। एक की जगह 4 रखोगे, 4 माइनस 1 4/3। क्या वास्तव में 4/3 है वो 4 का इनवर्स है क्या। यदि वास्तव में यदि ये प्रतिलोम है, आपको पता है यहाँ बाइनरी ऑपरेशन ओ डॉट दे रखा है, यदि ये इसका प्रतिलोम है, मैंने क्या समझाया था कि जैसे a का प्रतिलोम b होता है तो एक के साथ b लेने पर e आता है तत्समक, तो यहाँ 4 के साथ 4/3 लेने पर क्या आएगा, e का मान 0 है। तो कहने का 4 के साथ 4/3 लेने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तब 4 का प्रतिलोम क्या होगा, 4/3। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना जानते हो ना, वो डॉट जोड़ोगे, माइनस दोनों का क्या करोगे आप, गुणा करोगे, तो 12/4 16/3 और माइनस का 16/3 कितना आ गया, 0 आ गया आपके पास। कितना आ गया, 0। कहने का सही बात है कि 4 का प्रतिलोम कितना होगा, 4/3। कहने का अर्थ यहाँ, लेकिन आप ये समझाइए, जैसे मैं आपको ये पूछ लूं कि 1 का प्रतिलोम कितना होगा, 1 का प्रतिलोम कितना होगा, तो 1 यहां रखोगे आप तो कितना आएगा, 1 माइनस 0। जैसे 4 का कैसे निकाला आपने, a का a ये होता है a अपॉन a माइनस 1, तो 4 का 4/4 माइनस 1, 1 का 1/1 माइनस 1, तो 1/1 माइनस 1 कितना आएगा, 1/0 इनफाइनाइट। कहने का दिक्कत एक जगह आ रही है, जब a बराबर क्या लेंगे 1, तब b का मान क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट r में है क्या, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, इनफाइनाइट r में नहीं होता, तो लिख देना 1 के अलावा, लिख देना 1 के अलावा आर के सभी अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान होगा। दोबारा से समझ लिए, दिक्कत आ रही है तो क्यों, अरे आप 1 रखोगे ना, क्या रखोगे यहां 1, तो इनफाइनाइट आ रहा है। जैसे आपने 4 रखा तो क्या है, 4/3, वो 4/3 आर में भी है। प्रतिलोम विद्यमान कब होता है, जब सेट में भी हो। 4/3 एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन जब एक की जगह 1 लेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट आएगा। क्या इनफाइनाइट आर में है क्या, आर में नहीं है। a=1 के अलावा कुछ भी रख लीजिए आप आर में से, तो जो प्रतिलोम आएगा ना वो भी आर में से आएगा। तो कहने का a बराबर 1 के अलावा सभी अवयवों का क्या होगा आपके पास प्रतिलोम होगा। किसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा, 1 का, 1 का ओनली। ओके, ये चारों नियमों का हमने टेस्ट कर लिया। अब आगे देखते हैं। देखो ध्यान से पढ़ना, इनमें इतनी हार्ड नहीं है। मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेके चल रहा हूं।
सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 9 के बारे में चर्चा करते हैं अपन। 9 नंबर का एग्जाम्पल है वो क्या है देखिए आप। एक जी क्रमबद्ध युग्म आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है। क्रमबद्ध युग्मों ए बी का एक समुच्चय ए बी बिलोंग्स टू आर और ए डज नॉट इक्वल 0 दिया हुआ है। कहने का बात को समझो, आप रटो मत चीजों को। यह एक सेट जी दे रखा है। जी क्या दे रखा है, उसमें ए बी प्रकार के अवयव हैं। ए बी कहां से लेके चल रहे हो आप, आर से, और कंडीशन है कि ए डज नॉट इक्वल क्या है, 0 है। तथा संक्रिया क्या है, संक्रिया क्या आपके पास स्टार है जो निम्न प्रकार परिभाषित है। लिखने की कला आप सभी प्यारे विद्यार्थियों में होनी चाहिए। एग्जाम में सॉल्यूशन ही कर रहे हैं कि एग्जाम में कैसे लिख के आओगे। संक्रिया स्टार है जो निम्न प्रकार परिभाषित है। निम्न प्रकार कहने का अर्थ आप कोई भी दो एलिमेंट्स जी से लोगे। जैसे आपने ए बी और क्या ले लिया, सी डी कहां से ले लिया, जी से। तो आपको ये तो पता है ही ना कि ए बी सी डी किस में होंगे, फिर ए बी सी डी किस में होंगे, आर में। और तथा ए बी किसके डज नॉट इक्वल, ए और सी क्या होंगे, डज नॉट इक्वल 0। क्यों, अरे ये तो बोल रहा है ऊपर पढ़ो आप प्रश्न को कि जो जी है वो ए बी प्रकार के क्रमबद्ध युग्मों का समुच्चय है। ए बी कहां से लेके चल रहे हो, आर से, और ए डज नॉट इक्वल 0। तो सी डी जी में लेंगे तो सी डी भी किस में होगा, आर में होगा, और सी डज नॉट इक्वल क्या होगा, 0। क्योंकि यहाँ ए कौन सा एलिमेंट्स था, फर्स्ट एलिमेंट्स था। तो यहाँ इसका सी है फर्स्ट, तो यहाँ सी क्या होगा, डज नॉट इक्वल 0 होगा आपके पास। देखो आप तो बात को समझो कि यहाँ जो स्टार संक्रिया है वो किस प्रकार परिभाषित है। प्रश्न को ध्यान से देखो कि AC और यहां से क्या दे रखा है, BC प्लस डी, ये दे रखा है। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि जी स्टार एक अनाबिली ग्रुप है। जी स्टार क्या आपके पास एक अनाबिली ग्रुप है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं अनाबेली ग्रुप है। देखो फर्स्ट नियम कौन सा होता है, द्विचर संक्रिया नियम। फर्स्ट नियम कौन सा होता है, द्विचर संक्रिया नियम होता है आपके पास। तो फर्स्ट नियम की चर्चा करेंगे द्विचर संक्रिया की सबसे पहले। देखिए आप द्विचर संक्रिया नियम कैसे प्रूव कराओगे, दो एलिमेंट्स कहां से लोगे आप, ए बी और सी डी। ए बी भी कहां से, वैसे द्विचर संक्रिया नियम इस क्वेश्चन में आप नहीं भी प्रूव कराओगे तो भी आपका गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि द्विचर संक्रिया नियम यही तो बनेगा स्टार, तो वो प्रूव करवा रखा है। लेकिन आप यदि आप सिद्ध भी करना चाहो तो भी करवा सकते हो। कंफ्यूज मत हो ना, आप तो कंफ्यूज हो रहे हो तो आप प्रूफ करा के आ जाना एग्जाम में। देखो द्विचर संक्रिया नियम क्या है कि ए बी और सी डी कहां से लेंगे, जी से। द्विचर संक्रिया नियम मैंने आपको ये समझाया था, और मैंने क्या समझाया था आपको कि दो एलिमेंट्स जी से ले, उनका स्टार भी किसमें होना चाहिए, स्टार भी किसमें होना चाहिए, जी में। तो आप मेरे को बताइए स्टार क्या आएगा, ए सी बी सी प्लस डी आएगा। अब यहां से बताइए, मैं लिखा नहीं, आप लिखना पूरा वो। फॉर ईच यदि ये जी में है तो ए बी सी डी किस में है, आर में है, तथा ए डज नॉट इक्वल 0 है और सी डज नॉट इक्वल क्या है, 0 है। तो आप ही मेरे को बताइए कि यदि ए बी सी डी आर में है, ए बी सी डी किस में है आपके पास, आर में है, तो आपको ये भी पता है कि दो वास्तविक संख्या ए बी सी डी आर में, आर या रियल नंबर है। और हम जानते हैं दो वास्तविक संख्याओं का योग भी क्या होता है, तो ए और सी आर में है तो गुणा भी आर में आएगा। वास्तविक संख्याओं को कैसे भी गुणा करके जोड़ लो, वो किस में ही आती है, आर में आती है। बी सी प्लस डी भी किस में होगा, अरे ये आर में है तो ए सी भी आर में होगा, चाहे बी को सी से गुणा करके डी जोड़ो वो भी किस में आएगा, आर में।
और आपको पता है कि यहाँ ए क्या है, डज नॉट इक्वल 0 है, सी क्या है, डज नॉट इक्वल 0 है, तो आपको ये भी पता है कि ए सी भी क्या होगा, डज नॉट इक्वल 0। समझो, अरे कोई भी एलिमेंट्स जी में होने के लिए क्या जरूरी है कि एक तो पेयर के रूप में होना चाहिए, वो है क्रमबद्ध युग्म के रूप में आपके पास। एक ये जहाँ एलिमेंट्स, यहाँ वाला एलिमेंट्स किस में होना चाहिए, आर में, तो यहाँ ए सी है, वो आर में देखो मैंने सिद्ध कर दिया। यहाँ बी सी प्लस डी है, वो भी मैंने आर में दिखा दिया। एक कंडीशन है कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो डज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट्स ए सी है तो वो भी क्या आपके पास से डज नॉट इक्वल 0, क्योंकि ए और सी 0 के बराबर नहीं है तो ए सी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो फिर ये किस में होगा, जी में होगा आपके पास। किस में होगा, तो आपने दो एलिमेंट्स कहाँ से लिए, जी से, उनका स्टार निकाला। स्टार आपने जी की डेफिनेशन पढ़ी कि कोई भी एलिमेंट्स जी में होता है तो ऐसा होता है, तो वहाँ से आपने उनका स्टार भी किस में दिखा दिया, जी में। ये कोई रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। इन चीज़ों को आप रट के सॉल्व नहीं कर सकते। एक बार आप आर को देख लीजिए, आर किस में दे रखा है, ए बी बिलोंग टू आर, बोल नहीं रखा है। जैसे ये बोल नहीं रखा है कि आर क्या है, नहीं बोल रखा, तो नहीं बोल रखा है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। यदि नहीं बोल रखा है आर को, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो आप समझ जाना फिर आर क्या आपके पास रियल नंबर है। आर यहाँ ए बी कहाँ से ले रहे हो, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं से। आर को समझ जाना, आप कंफ्यूज मत होना। अब सेकंड नियम की बात करेंगे। देखो इतना समझाने वाली बात बची नहीं है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम में क्या करना है, खुद सॉल्व करना, थोड़ा सा लेंथी है, घबराना मत। तीन एलिमेंट्स कहाँ से लेके चलने हैं, ए बी सी डी और ई एफ, ये कहाँ से लेके चलने हैं आपको, जी से। एक बार इसको ब्रैकेट के अंदर लेके चलना, ए बी और सी डी को, ई एफ को ब्रैकेट के बाहर। कोशिश करना और ये लेके चलना है, और आपको पता है वैल्यू क्या प्रूव करनी है, ए बी को ब्रैकेट के बाहर और सी डी और ई एफ को क्या दिखाना है, ब्रैकेट के अंदर। तो कोई समझाने वाली बात नहीं, आप चीजों को एग्जाम्पल भी, बुक में भी देख लोगे आप, थोड़ी बहुत सहायता, और साहचर्य नियम को आप प्रूव कर दोगे। अब मैं थर्ड नियम की बात करूं तो थर्ड नियम कौन सा है, तत्समक अवयव का अस्तित्व। ये मैं बता देता हूं। देखो आप एक अवयव आपने ए बी कहाँ से लिया, जी से लिया आपने। फॉर ईच ए बी जी से है तो ए बी कहाँ से होंगे, आर से होंगे, और यह आपको पता ही है ए क्या होगा, डज नॉट इक्वल 0। माना तत्समक अवयव। अब आपको क्या करना है, तत्समक अवयव का अस्तित्व करना है। तत्समक अवयव देखो योग और गुणा होता तो आप लिख देते कि 0 और 1, लेकिन अब स्टार दे रखा है, स्टार भी इस प्रकार डिफाइंड है, तो आप 0 और 1 तत्समक नहीं बोल सकते। अब ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना तत्समक मान के चलना पड़ता है। माना तत्समक अवयव आपने क्या माना, जैसे आपने मान लीजिए एक्स वाई मान लिया, कुछ भी मान लीजिए, आपको रटने वाली बात नहीं है। अब आप बोलोगे ऐसा ही क्यों माना सर आपने, देखो जैसा दे रखा है, अब क्योंकि जी में भी दिखाना है हमें तत्समक अवयव, तभी वह विद्यमान होता है। तो जी में दिखाने के लिए उसमें ए बी प्रकार के एलिमेंट्स हैं, तो आप उसी प्रकार का कोई एलिमेंट्स मानना पड़ेगा। तो आपने तत्समक अवयव एक्स वाई माना। अब एक्स वाई तत्समक है तो आप जानते हैं तत्समक एक, अब स्टार की जगह तो यहाँ स्टार ही है। तत्समक अवयव एक ऐसा अवयव होता है कि जिसके साथ ले वो ही आना चाहिए, तो ए बी के साथ ले रहे हैं तो ए बी आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे। अब ये बताओ सॉल्व कैसे करोगे, सभी जानते हो विद्यार्थी यहाँ से कि कोई भी दो एलिमेंट्स आप जी से लोगे तो उनका स्टार कैसे निकालते हैं, एक बार इसको और इसको गुणा करते हैं, फिर एक बार इसको और ये ऐड करते हैं। देखना आराम से, एक बार एक और किसको गुणा करोगे, एक्स को, एक बार बी को और किसको गुणा करोगे, एक्स को, और एक बार वाई को। देख लेना वो सी डी की जगह एक्स वाई है तो आप सी डी की जगह एक्स वाई रख दो, यहाँ आ जाएगा आपके पास, और बराबर क्या है ए बी। अब दोनों पक्षों की क्या करना, तुलना करना। दोनों पक्षों की क्या करोगे आप, तुलना करोगे। दोनों पक्षों की तुलना करोगे तो बताइए ए एक्स इक्वल ए आएगा और बी एक्स प्लस वाई इक्वल बी, कंपेरिजन करने पर ये आएगा। तो एक्स की वैल्यू तो 1 आ गई। अब एक्स की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, बी से बी कैंसिल होगा, 0 आएगी।
तो आपको पता है कि एक्स वाई आपने जो तत्समक माना था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की जगह तो 1, वाई की जगह 0। क्या ये जी में है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 1 और 0 किस में है? आर में है, और 1 डज नॉट इक्वल क्या आपके पास 0 है। देखो मैंने बोला है कि जब स्टार वगैरह ऐसा कुछ आ जाए तो आप मान के चला करो। आपने तत्समक अवयव एक्स वाई माना, तो तत्समक अवयव तो ऐसा भी होता है जो उसके साथ लेंगे वही आएगा। अब आपका टारगेट था एक्स वाई का मान जी में दिखाना, यदि एक्स वाई का मान आप जी में दिखा दोगे तत्समक अवयव का अस्तित्व हो जाएगा। तो ये आप जानते हो, यहां से मैंने नियम लगा दिया कंपेरिजन की, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0 आ गई, तो एक्स वाई कितना आ गया 1 0। अब जी में होने के लिए क्या होना जरूरी? एक तो एलिमेंट्स आर में, वास्तविक संख्या में 1 और 0 रियल नंबर होते हैं, तो 1 और 0 आर में है। एक कंडीशन क्या है जी में होने के लिए, जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल। तो फर्स्ट एलिमेंट्स 1 आ रहा है, वो क्या आपके पास डज नॉट इक्वल 0 है, तो वो जी में होगा एक्स वाई। अब एक्स वाई जो तत्समक है वो जी में है, तो तत्समक अवयव का क्या होगा? अस्तित्व होगा। सभी प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट नियम देखो आप, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। देखो ग्रुप के लिए 4 नियम क्या होता है? इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। तो मैं बता देता हूं आपको। देखो आप वही है, देखो एक स्वैच्छिक अवयव लेके चला करो, माना ए बी जी का कोई स्वैच्छिक अवयव है, तथा ए बी का प्रतिलोम। देखो प्रतिलोम भी स्टार वगैरह आ जाए तो मानना ही पड़ता है। ए बी का प्रतिलोम बताइए आप क्या मानोगे? कुछ भी मान लो, मानने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जैसे आपने ए बी का प्रतिलोम क्या माना? सी डी मान लो, और कुछ मानना चाहते हो तो और कुछ मान लो आप। जैसे ए बी का प्रतिलोम आपने मान लिया, ई एफ मान लिया, रटो मत आप तो समझो, कुछ भी मान सकते हो। अब आपका एक ही टारगेट है, ई एफ को किस में दिखाना है? जी में। यदि ई एफ जी में आ गया तो ए बी का प्रतिलोम विद्यमान हो जाएगा, और ए बी का ही हो जाएगा, तो ए बी तो स्वैच्छिक अवयव है यहाँ, तो जी के प्रत्येक अवयव का क्या हो जाएगा? प्रतिलोम विद्यमान। तो आपने ए बी का प्रतिलोम आपने क्या माना है? ई एफ स्टार है यहाँ, और कोई भी एलिमेंट जैसे ए बी के साथ उसका प्रतिलोम लेंगे तो हमें पता है क्या आएगा? ई आएगा तत्समक। तत्समक यहाँ क्या है? 1 0 है। देखो वहां से सॉल्व करेंगे। आप जानते हो स्टार कैसे निकालते हैं? एक बार ए को ई के साथ, एक बार बी को ई के साथ, और प्लस एफ को। समझना परिभाषा स्टार वाली शुरुआत में दे रखी है 1 0। दोनों पक्षों की तुलना करोगे आप, तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या आएगा आपके पास? कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा? ए इक्वल तो क्या आएगा 1, और बी ई प्लस एफ इक्वल क्या आएगा? 0। यहां से देखो आप ई की वैल्यू तो क्या आ गई? 1 अपॉन ए, और यहां से ई की जगह 1 अपॉन ए रखोगे आप, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का बी अपॉन ए। तो इसलिए आपको पता है कि यहां जो आपने प्रतिलोम माना था ई एफ, उसकी वैल्यू क्या है? 1 अपॉन ए माइनस का बी अपॉन ए है, ये जी में है। क्यों? अरे चूंकि ए बी किस में है? यहाँ आर में, क्योंकि ये ए बी जी में है आपके पास, तो ए और बी आर में होते हैं। अब आर में है, और आपको ये भी पता है कि ए क्या होता है? डज नॉट इक्वल 0। तो फिर ये 1 अपॉन ए बी आर में होगा, और माइनस का बी अपॉन ए बी आर में होगा, अर्थात आपके पास 1 अपॉन ए क्या होगा? डज नॉट इक्वल 0। क्यों? अरे ए यहाँ डज नॉट इक्वल 0 है। यदि कोई भी दो वास्तविक संख्याएं हैं और नीचे आप अशून्य वास्तविक संख्या लेते हो तो आर में आती है, तो ये आर में है। ए डज नॉट इक्वल 0 है तो 1 अपॉन ए बी क्या आएगा? तो फर्स्ट एलिमेंट्स डज नॉट इक्वल 0 है, दोनों आर में है, तो ये किस में आएगा आपके पास? जी में। तो यहाँ ए बी का प्रतिलोम आपने ई एफ माना था और वो जी में है। जी में आते ही समझ जाया करो कि प्रतिलोम क्या होगा? विद्यमान होगा। तो जी के प्रत्येक अवयव का क्या होगा? प्रतिलोम विद्यमान, क्योंकि ए बी क्या माना था आपने? स्वैच्छिक अवयव। कैलकुलेशन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सभी प्यारे विद्यार्थियों को तुलना करोगे आप, ई की वैल्यू 1 अपॉन ए रखेंगे, एफ माइनस ये रख दोगे आप। देखो आपसे पूछ रहा है अनाबिली ग्रुप पूछ रहा है, तो 5वां नियम और चेक करना आपको।
तो पांचवा नियम आप चेक करोगे तो आपको वही कर्वनियमितता नियम की जांच करनी है अभी। तो जांच कैसे करोगे, आप दो एलिमेंट्स कहां से लोगे, थोड़ा सा तेज देख लो, ए बी और सी डी कहां से लोगे आप, जी से। एक बार तो आप ए बी स्टार किसका मान निकालोगे, सी डी का, क्या आएगा, ए सी बी सी प्लस डी। अरे एक बार निकालोगे क्योंकि कर्वनियम नियम तो ऐसे चेक करते हैं, सी डी स्टार ए बी का मान निकालोगे। अरे स्टार की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले देखो ए को सी से, तो सी को अब ए से गुणा करो, सी ए, फिर बी को सी से गुणा करते हो तो डी को किससे गुणा करो, ए से, और लास्ट वाला जोड़ दो। क्या दोनों इक्वल है क्या, ये एक दे दिया था तो आप देख लीजिए पीछे कौन सा एक समीकरण दे दिया था, समीकरण 2 व 3 से क्या होगा, समीकरण 2 व 3 से हमें पता है ए बी स्टार सी डी डज नॉट इक्वल सी डी स्टार ए बी, बराबर कहाँ है, देखो फर्स्ट पद तो बराबर है, ए सी, यहाँ ए सी, सी ए को आप ए सी लिख सकते हो, लेकिन ये देखो बी सी है, डी है, इक्वल नहीं है दोनों, तो दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, लिख देना। इसलिए जी स्टार एक अनाबेली ग्रुप है, क्योंकि वो ग्रुप के तो चारों नियमों को की पालना कर रहा है, लेकिन जो कर्वनियम में नियम होता है वो फेल हो रहा है। उसमें देखो कर्वनियम में होता है कि ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए, बी स्टार है, जबकि यहाँ तो डज नॉट इक्वल आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अब देखिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि हम एग्जाम्पल नंबर किसकी बात करें 10, तो सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार उसको पढ़िए। देखो इस बुक में कुछ भी नहीं है, शुरुआत में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिभाषाएं वगैरह ध्यान से समझनी पड़ेंगी। यदि आप हिम्मत हार जाओगे तो फिर आपकी बस की बात नहीं रहेगी, फिर तो पूरा सत्र ऐसे चला जाएगा। तो आप साथ की साथ पढ़ाई करना सभी प्यारे विद्यार्थी। देखिए अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की, लेकिन एक काम कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 10 मैं कल वाली क्लास में बता दूंगा आपको, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें। कल एक विद्यार्थी ने कमेंट्स किया था कि सर आप क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताइए आप। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 आपको तभी समझ में आएगा जब आपको क्या समझ में आएगा, परिमेय संख्याओं के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्या पूछ रहा है ये, प्रदर्शित कीजिए कि समस्त परिमेय संख्याओं का समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप। तो आप बात समझ में आ गई होगी कि हमें प्रूव करना था 6वें क्वेश्चन के अंदर कि समस्त परिमेय संख्याओं का समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है। और समुच्चय को किससे लिख रखा है, ये किसी से नहीं। तो आप मान लीजिए, माना परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या है, लैंग्वेज आप सभी को लिखना आनी चाहिए। तो माना परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या है, क्यों है, तथा संक्रिया क्या है, गुणन है। और अब हमें सिद्ध क्या करना है, लिख दीजिए आप, अब हमें सिद्ध करना है कि क्यू डॉट एक ग्रुप है। अब हमें सिद्ध करना है कि क्यू डॉट एक ग्रुप नहीं है। तो सबसे पहले मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं, समझाऊंगा नहीं इसको, मैं लिखा चुका ऐसा, मैं थ्योरी वैसे मैं बोल के बता दूंगा कैसे लिख के आना आपको एग्जाम में। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन के रूप में लिखा जा सके। पी क्यू कहाँ से लेते हैं, जेड से, और क्यों क्या होता है, डज नॉट इक्वल 0। मैं पूछूं 4 एक परिमेय संख्या, हाँ है, क्योंकि 4 को आप पी बटे के रूप में लिख सकते हैं। ये भी जेड में, ये भी जेड में, हर का मान देखो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर। ये तो कंडीशन होती है। पीछे वाली क्लास और देख लेना आप एक बार, फर्स्ट नंबर क्लास वाली, उसमें समझा रखा है मैंने परिमेय संख्याओं के बारे में। अब देखो आप, फर्स्ट नियम क्या होगा, द्विचर संक्रिया नियम। द्विचर संक्रिया नियम में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्यारे विद्यार्थी को।
द्विचर संक्रिया नियम क्या कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स आप कहां से लो, क्यों से, तो उनका गुणा भी किस में आना चाहिए, क्यों में आएगा। याद रखना दो परिमेय संख्याओं का गुणा भी क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। आपको पता है कि यहाँ समुच्चय क्यों है तो आपको एलिमेंट्स क्यों से लेने पड़ेंगे। स्टार की जगह डॉट है तो उनका डॉट भी किस में दिखाना है, क्यों में। ऐसा होता है दो परिमेय संख्याओं का गुणा भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। सेकंड नियम साहचर्य नियम लिख देना, चूंकि हम जानते हैं। देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, सम्मिश्र, वो ही लिख देना, चूंकि हम जानते हैं। संख्याएं हमेशा, मैंने पढ़ाया था ना, संख्याएं हमेशा गुणा और योग के लिए साहचर्य नियम का पालन करती हैं। तो लिखने की कला वही है, चूंकि हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं गुणन संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करती हैं। यहां तथा परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों भी सम्मिश्र संख्याओं का उपसमुच्चय होता है, अतः परिमेय संख्याएं भी गुणन संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करेंगी। लिख देना वो का वही है। और वो आगे लिखना आप जानते हो, ए बी सी कहां से लोगे, अब सेट क्यों है तो क्यों से, एक बार ए बी ब्रैकेट में एक बार बी सी ब्रैकेट में। थर्ड नियम है तत्समक अवयव का अस्तित्व। लिख दोगे, कोई समझाने वाली बात नहीं है। ये भी तत्समक अवयव का अस्तित्व क्या होगा लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, एक। और एक किस में आपको पता है, या क्यों में भी है। तो एक होता है वो परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ गुणन था तो गुणन के लिए तत्समक एक होता है, वो क्यों में है तो तत्समक अवयव का अस्तित्व भी होगा। चौथा नियम देखो आप, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। इस नियम में दिक्कत आ रही है हमें, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। इस नियम में दिक्कत क्या आ रही है वो समझो सभी प्यारे विद्यार्थी। देखो मैं डायरेक्टली समझा देता हूं आपको, मैंने पहले भी समझाया था आपको। जीरो होता है ना, क्या क्यू में जीरो है क्या, हाँ है। पिछली क्लास में देखना आप, क्लास नंबर फर्स्ट देखना आप सभी प्यारे विद्यार्थी, वहां मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि जीरो है वो परिमेय संख्या क्यों होती है। तो कुल मिला के आप देखना, जीरो है वो एक परिमेय संख्या होती है। तो बताइए क्या जीरो का, मैंने समझाया था, देखो जीरो का कभी भी गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता। क्यों, प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, ए का प्रतिलोम बी कब होगा, जब ए स्टार बी बराबर क्या हो, ई हो। तो एक की जगह मेरे को किसका प्रतिलोम निकालना है, जीरो का। स्टार की जगह क्या है, गुणा, और गुणा है तो ई का मान कितना है, एक है। अब मैं क्या लूं कि एक आ जाए, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि एक आ जाएगा। आप ये दिमाग मत लगा देना कि सर 1/0 ले लो, जीरो से जीरो को हम क्या कर देंगे, कैंसिल। अरे बेटे जीरो से जीरो कभी कैंसिल नहीं होता, जीरो से जीरो कैंसिल होने लग गया ना तो पूरी मैथ फेल हो जाएगी। 0 इंटू, अब दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं बेटे। और जीरो से जीरो को कैंसिल कर दोगे ना तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 100। तो ऐसा नहीं होता है जीरो से जीरो कैंसिल। कहने का अर्थ ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको आप जीरो से गुणा करने पर एक आ जाए। कहने का जीरो का कभी भी गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता। जबकि ग्रुप के लिए चौथा नियम क्या होता है कि सेट के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। तो जीरो का प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा और एक का भी प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। यदि क्योंकि एक भी अवयव का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है तो चौथा नियम फेल हो गया। और चौथा नियम फेल हो गया तो क्यू डॉट ए ग्रुप नहीं है। आप समझना बेटे इन चीजों को, मैंने जो बोला है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आपको। 7 देखो, देखो 7 थोड़ा सा मैं रिवाइज समझा, वैसे ही थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको। एक दो चीजें वैसे ही बता देता हूं मैं आपको, थ्योरी नहीं लिखा रहा, वैसे बोल के बता देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। 7 क्या है, अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय। कहने का अर्थ अशून्य क्यों नोट है, इसका अर्थ क्या होता है, अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय। कहने का अर्थ इसमें जीरो के अलावा सभी परिमेय संख्याएं हैं, अशून्य, शून्य नहीं है ओनली। गुणन संक्रिया के लिए आबिली ग्रुप है बेटे। अभी देखो क्यों डॉट था वो ग्रुप नहीं था, लेकिन ये ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि दिक्कत कहां आती है, गुणा आता है तब दिक्कत कहां आती है, जीरो पर। क्योंकि जीरो का कभी भी गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता। अब क्यू नोट में तो जीरो है ही नहीं, तो क्यू नोट के तो प्रत्येक अवयव का गुणा संक्रिया के लिए क्या होगा, प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो ये तो ग्रुप हो जाएगा। लेकिन क्यू डॉट है वो ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि क्यू में जीरो है, जीरो का प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता गुणा के लिए। इसमें देखो जीरो नहीं है, क्यू नोट अशून्य, इसमें
जीरो के अलावा सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो इसमें जीरो नहीं है तो इसका तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, तो ये ग्रुप होगा। कंफ्यूज मत होना आप। कहने का जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, क्यू डॉट है वो ग्रुप नहीं है, ये क्या है, ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो नहीं है। आगे देखिए, आप सभी प्यारे विद्यार्थी, जैसे कोई आपको ये पूछ ले कि आर डॉट एक ग्रुप है या नहीं है, आप देखते ही उसको मना कर देना नहीं है। क्यों? क्योंकि आर है और आर में क्या है बेटे, जीरो है। जीरो एक वास्तविक संख्या होती है। अब आर में जीरो है तो जीरो के लिए तो कभी जीरो का तो कभी गुणा के लिए प्रतिलोम विद्यमान ही नहीं होता, तो चौथा नियम फेल हो जाएगा। अब ये ग्रुप नहीं होगा। अरे यदि ऐसा हो, अब क्या होगा, ग्रुप होगा, क्योंकि अब इसमें जीरो नहीं है तो अब प्रतिलोम में दिक्कत नहीं आएगी। तो इन चीजों की आप स्टडी करना। आप सभी प्यारे विद्यार्थी, आप जितना दिमाग को काम में लोगे, आपका दिमाग उतना ही ज्यादा काम करेगा और उतना ही ज्यादा फ्रेश रहेगा आपका माइंड। धन्यवाद आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। रेगुलर क्लास लीजिए आप और पढ़ाई का आनंद लीजिए आप। थैंक यू।